18 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट की फोन कॉल की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक भारत पाकिस्तान संबंध और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लागू किया गया युद्ध विराम था। युद्ध विराम 7 मई 2025 को घोषित किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सीमा पार गोलीबारी और मिसाइल परीक्षणों के बीच आया। ट्रंप ने पहले शांति स्थापित करने का श्रेय लिया था। मोदी ने इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि युद्ध विराम प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता का परिणाम था, न कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का। मोदी ने फिर से पुष्टि की कि भारत पाकिस्तान के साथ तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। यह रुख शिमला समझौते 1972 और लाहौर घोषणा 1999 में निहित है। दोनों द्विपक्षीय समाधान पर जोर देते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी जोर देकर कहा कि भारत के सैन्य से सैन्य चैनल युद्ध विराम बहाल करने के लिए जिम्मेदार थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्रंप के बयानों का मुकाबला करने में मोदी की देरी पर सवाल उठाया। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि मोदी की कॉल ने राजनयिक और घरेलू दोनों तरह के ऑप्टिक्स को परोसा, खासकर आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले, जिसमें ट्रंप को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। यह विकास संप्रभुता पर भारत के दृढ़ रुख को दर्शाता है, रणनीतिक कूटनीति पर प्रकाश डालता है और इंडो यूएस पाकिस्तान संबंधों में नाजुक संतुलन को दर्शाता है। 6 जून 2025 को भारत के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने एलोन मस्क के स्पेसएक्स के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को जीएमपीसीएस यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस प्रदान किया। स्टारलिंक, यूटेलसैट, वनवेब और रिलायंस जियो सैटेलाइट के बाद यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। यह घोषणा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पेसएक्स सीईओ ग्वेने शॉटवेल के साथ अपनी बैठक के बाद की। जीएमपीसीएस क्या है? यह उपग्रह आधारित सेवाओं को दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। स्टारलिंक को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ा था और 2022 में प्री बुकिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसने अब एक स्थानीय सहायक कंपनी, डेटा स्थानीयकरण और रिमोट मॉनिटरिंग क्षमताओं की स्थापना सहित सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया है। स्टारलिंक को अगले 15 से 20 दिनों में एक परीक्षण स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की उम्मीद है। उसके बाद यह ग्रामीण बेल्ट, पहाड़ी राज्यों और सीमा क्षेत्रों में सेवाओं को शुरू करेगा और शायद अंतिम मील कनेक्टिविटी में क्रांति ला सकता है। यह कदम भारत को सार्वभौमिक इंटरनेट एक्सेस के करीब लाता है, दूर संचार एकाधिकार को कम करता है और लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट सिस्टम में वैश्विक तकनीकी रुझानों के साथ संरेखित होता है। भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI और सैपिकैट जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को एकीकृत कर रही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एसएबू एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है जिसका वजन 125 किलोग्राम है, जो रनवे, आश्रयों और बंकरों जैसे कठोर हवाई क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर हमला करने में सक्षम है। रेंज 100 किलोमीटर तक है और इसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र को पार किए बिना ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है। Su-30 MKI स्वदेशी स्मार्ट क्वाड रैक का उपयोग करके 32 SAE तक ले जा सकता है। जगुआर विमान भी इस मिसाइल का समर्थन करते हैं, जिससे उनकी गहरी स्ट्राइक क्षमता में काफी सुधार होता है। पूरक शस्त्रागार में शामिल हैं विमान, हथियार प्रणाली, रेंज यानी किलोमीटर में, और उनका उद्देश्य। उदाहरण के तौर पर Su-30 MKI विमान के साथ SAEvo का उपयोग किया जाता है, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर और इसका उद्देश्य है हवाई क्षेत्र का तटस्थता।
फिर Su-30 MKI को अस्त्र BVR मिसाइल के साथ भी तैनात किया जाता है, जिसकी रेंज है 110 किलोमीटर और यह लंबी दूरी की हवाई लड़ाई के लिए है। जगुआर विमान के साथ SAAV का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर और यह सटीक हमले के लिए है। वहीं जगुआर को ASRM मिसाइल के साथ भी लैस किया गया है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज्यादा है और यह शॉर्ट रेंज डॉग फाइटिंग के लिए उपयुक्त है। भारतीय वायुसेना ने राफेल और तेजस MK-1A जेट को SAU से लैस करने की योजना बनाई है और इसे सभी आधुनिक लड़ाकू प्लेटफॉर्मों में एकीकृत किया जा रहा है। SAW भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत करता है और बिना मानव आक्रमण की आवश्यकता के हमारी पहली स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ विवादित सीमाओं पर यह काफी उपयोगी साबित होता है। 17 जून 2025 को बेंगलुरु की 22 वर्षीय महिला रोशनी मूसा एम को दक्षिण गोवा के वेरना वन क्षेत्र में मृत पाया गया। वह अपने प्रेमी संजय केविन एम के साथ शादी करने के इरादे से गोवा गई थी। संजय, जो 22 साल का है और बेरोजगार भी है, ने कथित तौर पर उस पर धोखा देने का संदेह किया। एक गर्मागर्म बहस कथित तौर पर संजय द्वारा उसका गला काटने के साथ समाप्त हुई। संजय को 18 जून को फोरेंसिक और एक डॉग स्क्वाड का उपयोग करके सबूत संग्रह के बाद गिरफ्तार किया गया था। वन से एक संदिग्ध गंध के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सतर्क करने के बाद शव की खोज की गई। इस घटना ने इस पर बहस फिर से शुरू कर दी है। युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, घरेलू दुर्व्यवहार की रोकथाम, पूर्व वैवाहिक परामर्श और संबंध समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता। संजय पर धारा 302 IPC यानी हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है। अनुच्छेद 21 निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार और प्रेस परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया परीक्षण को हतोत्साहित किया जाता है। यह एक परेशान करने वाला प्रतिबिंब है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष कभी कभी अपरिवर्तनीय त्रासदी तक बढ़ सकता है। यह सामाजिक जागरूकता, शुरुआती हस्तक्षेप और कानूनी सुरक्षा उपायों के लिए कहता है। भारत का वर्तमान प्रक्षेप वक्र, चाहे वह विदेश नीति, डिजिटल विकास, सैन्य तत्परता या सामाजिक व्यवहार में हो, प्रगति और चुनौतियों दोनों को उजागर करता है। शिक्षकों, पत्रकारों या नागरिकों के रूप में इन कहानियों की आलोचनात्मक जांच करना, सत्यापित स्रोतों के साथ जुड़ना और गलत सूचना से बचना महत्वपूर्ण है। यह शैक्षिक सामग्री अनुच्छेद 19(1)(a) यानी भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार और कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 मतलब शिक्षा के लिए उचित उपयोग का पालन करती है। उद्धृत सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों से हैं, जैसे कि द ट्रिब्यून, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, ब्लूमबर्ग, आर्मी रिकॉग्निशन और द इंडियन एक्सप्रेस। यह सामग्री केवल शिक्षण, अनुसंधान और नागरिक प्रवचन के लिए है, जिसमें कोई मानहानिकारक या गैर कानूनी इरादा नहीं है।